नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज की अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली बात है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर हमारी जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाकर 6.4 कर दिया है। तो पहले कितना था, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूएसबी ने हमारा रेटिंग है ना वो चेंज किया है। पहले हमारा जो अर्लियर था जीडीपी का ग्रोथ रेट वो था 6% के अराउंड, और अब कर दिया है वो 6.4% के अराउंड। यहाँ पर बात ये जानने की है कि क्यों इतना बढ़ाया गया है। तो पहले मैं ये बात कर लूँ कि पिछले साल हमारा जो इंडिया का ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो था 7.4। इस साल इससे भी कमी आई है, यानी कि इस साल 7.4 से 7.6 किया है, और पहले था 6% ओनली। तो ये सब क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि अभी जो ट्रम्प वाली सिचुएशन चल रही है, इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी चल रही है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। इसी वजह से हमारी ग्रोथ रेट भी काफ़ी कम हुई थी और इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इसलिए यह सारी इम्पैक्ट हो रही है हमारी जीडीपी के ऊपर। पिछले साल की बात करूँ 24-25 की, तो उसमें हमारे पूरे ईयर फाइनेंशियल 24 में हमारी पूरी जीडीपी की ग्रोथ रेट है तो वो थी 9.2%, यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही थी। यहाँ पर बात करें तो ये क्यों हुआ है हमारी जीडीपी डाउन, तो यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जिसमें ये चाइना वाला इम्पोर्ट से टेरिफ वाला जो गेम चल रहा है यूएस एंड चाइना के बीच, उसमें भी हमें काफ़ी अच्छी दिक्कत हुई है। और इंडिया का जो ट्रेड डील हुआ है वो भी साइन नहीं हुआ, इसलिए हमें भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अभी डाउन चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत अब सर्टेनिटी आ चुकी है। मगर देखते हैं 90 डेज़ के बाद ट्रम्प क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो 90 डेज़ के लिए उन्होंने टैरिफ के ऊपर सारे देश के ऊपर से बैन लगा दिया है। मगर फिर देखते हैं आगे कौन सा निर्णय लेते हैं ट्रम्प और क्या पूरी दुनिया में धमाल मचाते हैं। नेक्स्ट अपडेट है जिसमें प्रमोटर अपने होल्डिंग्स को, यानी कि अपने मालिकाना शेयर के हक को गिरवे मुक के अपनी को पैसा उठाते हैं। उसमें से कुछ कंपनीज के नाम निकल कर आ रहे हैं जो निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट देख सकते हैं, यहाँ Q3 है और ये क्वार्टर मार्च वाला Q4 है। यहाँ पर 2025 की बात हो रही है। तो यहाँ पर कई सारी कंपनीज है जिन्होंने अपना शेयर होल्डिंग है उसको गिरवे यानी कि प्लेज किया है। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस है, उसके पास पहले Q3 में 0% की प्लेजिंग थी, जो इस साल करीब 67.5% की, काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर ने अपना शेयर को प्लेज यानी कि गिरवे मुका है और उसके बदले पैसा उठाया है। यहाँ पर कई और सारी कंपनीज भी है जिसमें मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, रेमंड है, अशोक लेलैंड है, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया है, PVR आइनॉक्स है, इमामी है और ओला इलेक्ट्रिक है। इन सारे कंपनीज ने अपने स्टेक में इंक्रीज़ किया, यानी कि प्लेज में इंक्रीज़ किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कई सारी ऐसी कंपनीज भी है जिसकी ने अपना प्रोमोटर का जो प्लेजिंग परसेंटेज है उसमें डिक्रीज़ किया है। यहाँ पर एस्टर DM हेल्थ करे, GMR एयरपोर्ट्स है, स्वान एनर्जी है, जिंदाल स्टील है, लॉयड मेटल्स है, करूर वैश्य बैंक है, ऑरिबेनो फार्मा है, JSW स्टील है। इन सारी कंपनीज ने अपना जो प्लेज किया हुआ था यानी कि गिरवे मुका हुआ अपना शेयर्स था उसको वापस लिया, यानी कि कम किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है कंपनीज के लिए। अगर जिन लोगों ने अपना शेयर्स को प्लेज ज़्यादा किया है उन लोगों के लिए थोड़ी परेशानी वाली दिक्कत हो सकती है, मगर देखते हैं उन पैसों का वो कंपनी अच्छे कामों में लगाती है तो कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आप इसको तो जानते होंगे, अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी के भाई है, जिसने पूरी कंपनियां डुबा कर रख दी और दूसरे भाई ने आसमान छूते हुए देख रहा है। मगर यहाँ पर भी एक अपडेट आ रही है, वो है रिलायंस इंफ्रा से रिलेटेड, जिसमें अनिल अंबानी की जो रिलायंस इंफ्रा है उस कंपनी को NCLAT के सस्पेंड कर दिया है। जो NCLT का ऑर्डर फाइल हुआ था उसके लिए, यानी कि इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल हुआ था उससे रिलेटेड। इसी वजह से आज करीब शेयर प्राइस में कहा जाता है कि करीब 10% की ग्रोथ देखी गई है स्टॉक प्राइस में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पिछले 5 डेज़ का रिलायंस इंफ्रा का चार्ट ओपन किया है, उसके अंदर करीब 15% की ग्रोथ रही है रिलायंस इंफ्रा के शेयर प्राइस में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रम्प का, तो वो वीज़ा सस्पेंड करने के रिलेटेड बात कर रहे हैं हार्वर्ड की कई सारे फॉरेन स्टूडेंट का भी, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट का नाम, काफ़ी कंट्रीज़ के स्टूडेंट का बात आ रहा है, जिसमें वो बैन कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं काफ़ी कंट्रीज़ के स्टूडेंट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि कई सारी कंट्रीज़ है जिसके वीज़ाज़ को अभी ट्रम्प कैंसिल आउट कर सकते हैं, जिसमें बुरुंडी है, क्यूबा है, लाओस है, सीरिया लियोन, टोंगो है, तुर्कमेनिस्तान है,
वेनेजुएला है, इन सारी कंपनीज़ के स्टूडेंट को और विजिटर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ट्रम्प। और कई ऐसी कंट्रीज़ है जिसके स्टूडेंट को बैन भी कर सकते हैं। यहाँ पर उन स्टूडेंट या फिर उन कंट्रीज़ की मैं लिस्ट लेकर आया हूँ, वो है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पहले अफ़गानिस्तान है, म्यांमार यानी कि बर्मा और चांद है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इक्वेटोरियल है गुयाना, और एरिट्रिया है, हैती है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सूडान है और यमन है। यहाँ पर मेरे से गलती हो सकती है थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इन सारी कंपनीज़ को ट्रम्प बैन भी कर सकते हैं यहाँ के स्टूडेंट को, क्योंकि उन लोगों को लगता है ये यहाँ पर क्राइम करेंगे या फिर अपनी बस्ती बढ़ाएंगे और दूसरे लोगों को भी यहाँ पर क्राइम में इन्वॉल्व करेंगे। इसी वजह से उन लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं या फिर बैन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्रम्प का क्या डिसीजन फाइनल आता है, फिर हम देखेंगे। और इससे हमारे इंडियन स्टूडेंट को भी काफ़ी अच्छा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब आपको पता ही होगा कई सारे वीज़ाज़ भी हमारे लिए बैन कर दिए गए हैं और किसी में रिस्ट्रिक्शन भी इतने बढ़ा दिए है कि ताकि हमारे स्टूडेंट वहाँ पर ना जा पाए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इंडिया में रहकर अब अच्छी मेहनत या फिर हार्डवर्क करोगे तो यूएस से भी ज़्यादा अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज यहाँ पर मिल सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत सर्विस में आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की इतनी सर्विसेज अच्छी नहीं है, टैक्स ज़्यादा लेते हुए भी, इसलिए सारे लोग वहाँ जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में कि वहाँ पर अच्छी सर्विस तो मिलती जाए। इसलिए एयरटेल से रिलेटेड तो यहाँ पर जो वाईफाई का यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और आप सबको पता है कि वाईफाई एक इंटरनेट का एक्सेस ही है, जो वाईफाई से आप इंटरनेट ज़्यादा स्पीड में ले सकते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ईटी मनी के हिसाब से कि जो 200 रुपीज़ का यहाँ पर हम जो मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं वो पर दिन के हिसाब से हमें 6.5 रुपीज़ पर GB डेटा के हिसाब से हमें पड़ता है, यानी कि मोबाइल रिचार्ज हमें 6.5 रुपीज़ में पड़ता है। और यहाँ पर हम वाईफाई की बात करें तो वहाँ पर वाईफाई हमें 1000 GB 3 मंथ के लिए मिलता है, करीब 2200 रुपीज़ में। इसलिए यहाँ पर वह हमें एक दिन में 1.4 GB पर GB एक दिन के लिए पड़ता है, यानी कि FWA की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी वजह से आगे आने वाले दिनों में सबको ऐसा लगता है कि वाईफाई की डिमांड कम हो सकती है, या फिर इन कंपनीज़ को वाईफाई के प्राइस हाइक करने पड़ेंगे, वरना मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड खतरा पैदा हो सकता है। तो अब आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि जियो या फिर एयरटेल के रेवेन्यू में क्या फ़र्क पड़ता है या फिर क्या नहीं। जो आरपीयू बोलते हैं उसका, वो आरपू कम हो रहा है, रेवेन्यू पर यूज़र कम हो रहा है। इसी वजह से कई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जियो और एयरटेल को अपने दाम बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर वाईफाई का कंजम्पशन आने वाले दिनों में कम होता जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं और मोबाइल का इंटरनेट अगर महंगा पड़ रहा हो और वाईफाई का जो पैसा है वो कम पड़ रहा हो तो सारे लोग वाईफाई लगाना शुरू कर देंगे, और उसी वजह से उनके रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है मोबाइल रिचार्ज वाली कैटेगरी में। नेक्स्ट है इंडिया विक्स के बारे में खबर। इंडिया विक्स अगर आपको नहीं पता क्या है तो मैं बता देता हूँ। जो हमारे बाज़ार में अनसर्टेनिटी होती है, ऊपर नीचे वाले अनसर्टेनिटी, उसको दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इंडेक्स में यहाँ पर करीब 17% का डाउनफॉल आया करीब एक मंथ के अंदर, यानी कि ये वो जो टेरिफ वाली सिचुएशन थी उसी वजह से हमारी अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी थी, अब इसलिए कम हो चुकी है। इस वजह से करीब 17% की गिरावट आई है। और आप देख सकते हैं काफ़ी थोड़े दिनों से हमारी निफ्टी 50 में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। और आज के दिन की बात करूँ तो यहाँ पर निफ्टी 50 में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई थी, करीब 0.80% की, फिर वापस से गिरावट हो चुकी है अभी के लिए। तो इसलिए अब देखते हैं थोड़े दिनों बाद अगर टेरिफ वाली सिचुएशन वापस से भड़काएंगे ट्रम्प, तो वापस से मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी और इंडिया विक्स का इंडेक्स भी बढ़ जाएगा, और इसी वजह से मार्केट में भी थोड़ा हिलडुल हो सकता है, कम माइनस कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस वाला। तो देखते आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं। भारत फोर्ज के बारे में तो यहाँ पर भारत फोर्ज की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 5 साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो करीब 41% के अराउंड गिर चुका है, यानी कि काफ़ी समय से कंपनी का रेवेन्यू या फिर धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। इसी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस करीब 41% गिर चुका है। कंपनी क्या काम करती है वो मैं आपको बता दूं तो ये फोर्जिंग जैसे मशीन बनाती है, बड़ी बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनीज और कई सारी ऑटो कंपनीज है उनके लिए बड़ी बड़ी मशीन बनाती है। और आगे आने वाले समय में देखते हैं कंपनी का फ्यूचर क्या रहता है क्या नहीं, क्योंकि अब रेट कट करना भी RBI ने शुरू कर दिया है। आने वाले समय में जो ऑटोमोबाइल्स है उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। आगे देखते हैं कि कंपनी वापस से बाउंस बैक कर पाती है या नहीं। नेक्स्ट बात करूँ तो वो है ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जो हम 25-26 में हमारा ITR फाइल करने वाले हैं। उसके अंदर थोड़ी अपडेट है।
जिसमें हम बात करें ITR फाइलिंग फॉर्म 1 एंड फॉर्म 4 में, तो उसके अंदर सरकार ने अभी एक्सेल की यूटिलिटी यानी कि अब आप एक्सेल सीट का यूज़ करके भी अपना ITR फाइल कर सकते हो, ITR 1 एंड ITR 4 का फॉर्म ही। और यहाँ पर दूसरी भी बात यह कि आप यहाँ पर ऑनलाइन की जगह आप ऑफलाइन भी स्टेप बाय स्टेप ITR अपना फाइल कर सकते हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाए उस वक्त। और जनरली आपको सबको पता ही होगा कि 31 जुलाई होती है ITR फाइल करने की लास्ट डेट, मगर इस साल सरकार ने उस तारीख को एक्सटेंड करके पहले से ही करीब 15 सितंबर कर दिया, यानी कि आप अब आराम से अपना ITR फाइल कर सकते हैं और कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। थोड़ा टाइम लिमिट भी आपको बढ़ा दिया है, मगर जल्द से जल्द अपना ITR फाइल ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।